नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां दवा कारोबारी वीरेंद्र यादव की हत्या के बाद आक्रोशित लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बेली रोड को जाम कर दिया है और आगजनी कर हंगामा कर रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि बुधवार की शाम अपराधियों ने दवा कारोबारी वीरेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी और अब लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आगजनी कर सड़क को जाम कर दिया है। लोगों का मानना है कि पुलिस अपराधी को गिरफ्तार करने में लापरवाही कर रही है। अपराधियों को जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करे और इसी को लेकर इस वक्त जबरदस्त हंगामा कर रहे हैं लोग सड़कों पर। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बेली रोड को जाम कर दिया गया है। फ्लाईओवर के नीचे सड़क पर लोग बैठे हुए, आगजनी की जा रही है और पुलिस से यह मांग की जा रही है कि पुलिस जल्द से जल्द हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी करे। थाना क्षेत्र में ब्रह्मस्थानी गली के पास एक स्थानीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस संदर्भ में फर्द बयान लिया जा रहा है। मृतक का ही पोस्टमार्टम करा रहे हैं और जो भी इसमें संलिप्त है उनकी पहचान कर शीघ्र हम लोग इसमें। परिजनों का आरोप है कि पूर्व में रंगदारी की मांग की जा रही थी मृतक से। अभी फर्द बयान लिया ही जा रहा है, तो पहले फर्द बयान लिया जाने दीजिए और सभी से गहनता से पूछताछ हो रही है। जो भी घटना में संलिप्त है हर हालत में उनकी शीघ्र गिरफ्तारी। और हंगामे के बीच आज सुबह मृत दवा कारोबारी के शव को बेली रोड पर रखकर परिजनों ने प्रदर्शन किया। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। संवाददाता रवि नारायण की रिपोर्ट देखते हैं। हत्या हुई, पूरे परिजन हाथ में गोली मार के कर दी गई। पिछले दिनों बेली रोड पर दवा व्यवसायी की हत्या होने के विरोध में यहाँ पे देखिए आगजनी करके लोगों ने पूरे सड़क को जाम कर दिया है और यहाँ पे शव के साथ यहाँ पे धरना प्रदर्शन जो है वो पूरे परिजन के लोग जो हैं वो कर रहे हैं और उनकी मांग है कि जिस ढंग से जो दवा व्यवसायी की दिन दहाड़े यहाँ पे हत्या हुई थी उसको लेकर के यहाँ पे प्रशासन के साथ वहाँ पे मांग कर रहे हैं। और ये ज़रा देखिए कि यहाँ पे जो हत्या हुई पूरे परिजन जो हैं वो यहाँ पे वो मतलब कि शाम को अपने जगह पे उधर बैठते हैं तो उधर जा रहे थे पापा, तो 2-3 तो बाइक सवार आया और पापा गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे तो पीछे से आके गोली चला दिया यहाँ पे। अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग को इंसाफ मांग रहे हैं। हम लोग कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसा प्रशासन रहता, प्रशासन कुछ कर नहीं रहा, बस बोल रहा है कि हम लोग कर देंगे, कुछ कर नहीं रहा। हत्यारा वो पकड़ने हत्यारा वो कुछ महीने पहले वो IGMS बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसके सामने वो फायरिंग किया था। प्लस प्रशासन उस दिन एक्शन भी नहीं ली उस दिन और उसके बाद ये नतीजा ये निकला कुछ एक्शन नहीं लेने का। छोटा बेटा लोग पुलिस पकड़ खाली जब बाबू पकड़ तो कहा दवाइयाँ करता था ठीक हो जाता, कुछ रात से अभी तक एक भी कार्रवाई नहीं हुआ है। जो है वो शोकाकुल हैं और मांग कर रहे हैं कि जो हत्यारे हैं वो जल्द से जल्द यहाँ पे पकड़े जाएं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और इधर वैशाली के लालगंज में अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यापारी को गोली मारकर जख्मी कर दिया। गोली मारने के बाद लुटेरे सोने चांदी और कैश से भरा बैग लेकर भाग गए। पीड़ित का मोबाइल भी बदमाश अपने साथ लेकर चले गए। रामनाथ शाह अपने पुत्र सूरज शाह के साथ बाइक से लालगंज में दुकान बंद कर अपने घर घटोरा जा रहे थे और तभी नामीडी के पास बाइक पर सवार अपराधियों ने रोक दिया और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पीड़ित को इलाज के लिए PMCH में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि स्वर्ण व्यापारी का अपने पार्टनर से विवाद चल रहा था। पुलिस ने जल्द से जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। वहाँ से इनका ये और इनका बेटा दोनों आ रहे थे और उसके बाद नामीडी से थोड़ा आगे मतलब इनको 3 आदमी से था और इनको धकेल दिया और 2 आदमी गर्दन में हाथ लगाकर तीसरा का 3 नंबर वाला था लड़का वो गोली मारा इनको, एक जंगा में और 2 पट्टा में। लालगंज बाजार में इनका सोना चांदी का दुकान था। वो अपनी दुकान बंद करके आ रहे थे। रहने वाले कटारो खरताहा थाना क्षेत्र का रहने वाले हैं। ऐसा बता रहे हैं लेकिन स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि सोना चांदी का दुकान पार्टनरशिप इनका दुकान चल रहा था
और विगत 1 साल पहले इनका दुकान में पार्टनरशिप से उनको हटा दिया गया था कुछ कमियां के कारण। उस टाइम में मामला सलट गया था, लेकिन फिर 3-4 माह पहले फिर पुनः वो मामला उभर कर आया था और इनका विवाद गहराते जा रहा था, तो उस संदर्भ में भी देखा जा रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। सहरसा से अगली खबर है, जहां पर सरिया चोरी के आरोप में 2 युवकों की जमकर पिटाई की गई। वुडको के स्टोर से सरिया चुराने का आरोप इन पर लगा है। वुडको के पंप ऑपरेटर मनीष कुमार ने रस्सी से ट्रैक्टर में बांधकर उनकी पिटाई की और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। सदर थाना इलाके के PWD चौक के पास की यह घटना है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से 2 युवकों की सरिया चोरी के आरोप में जमकर पिटाई की गई है। लाठी डंडों से उनकी पिटाई की गई और उसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो यहाँ पकड़े तो पुलिस को भी बुला सकते थे, आप पुलिस के हवाला भी कर सकते, कानून को क्यों हाथ में लिए? पुलिस को हम लोग अब फोन किए हैं और पुलिस तो पुलिस के आने से पहले आप खुद पिटाई कर रहे हैं, कहीं कहाँ से जाए जैसे बताइए? हम लोग चोरी कर रहा था सर, पकड़ तो चोर किस तरह पिटाई करनी चाहिए? चोरी कर रहा था सब, हम लोग पकड़े हम। और इस पिटाई के वीडियो के सामने आने के बाद न्यूज 18 सवाल उठा रहा है कि चोरी के आरोप में पकड़ा गया तो पिटाई क्यों की गई? क्या किसी को कानून अपने हाथ में लेने का हक है? पुलिस को पहले क्यों नहीं सूचना दी गई? क्यों इस पंप ऑपरेटर ने कानून अपने हाथ में लिया? पुलिस को पहले क्यों नहीं सूचना दी? कानून को लेने अपने हाथ में लेने का अधिकार आखिर इस शख्स को किसने दिया है? और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। दानापुर और एसटीएफ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गजधार चौक से पुलिस ने नक्सलियों के लिए विस्फोटक और हथियार बनाने वाले फैक्ट्री का खुलासा किया है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक और अर्धनिर्मित रॉकेट लॉन्चर बरामद किया गया है। इस दौरान 3 कुख्यात नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नक्सलियों में से परशुराम सिंह का बेटा प्रेमराज उर्फ गौतम, राकेश कुमार और मोहम्मद बदरुद्दीन शामिल है। यह फैक्ट्री परशुराम सिंह चलाता था। जहानाबाद में पकड़े गए एक नक्सली के निशानदेही पर ही दानापुर के रामजी चक, गजधार चक में छापेमारी की गई और गिरफ्तार नक्सलियों के पास से 605 पीस डेटोनेटर, 1 राइफल, 7 मैगजीन, 2 वायरलेस, 25 जिंदा कारतूस, पुलिस कमांडो की वर्दी, अधूरा हैंड ग्रेनेड के साथ भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है। परशुराम सिंह के बताए अनुसार दानापुर थाना क्षेत्र के गजाधर चक में छापामारी की गई। परशुराम सिंह का ही एक फैक्ट्री कह लीजिए वो चल रहा था, जिसमें से कि हैंड ग्रेनेड बनाने का सामान, पिन, रॉकेट लॉन्चर का मैप, अन्य सामान जो नक्सली गतिविधि में इस्तेमाल किया जाता है वो बरामद किया गया है। अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां के तारसन में 2 पक्षों में हिंसक झड़प और पुलिस पर हमला मामले में 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस मामले में अभी और भी गिरफ्तारी होगी। मामला पश्चिमी अनुमंडल के तुर्की ओपी के तारसन गांव का है। बीते मंगलवार को तारसन में बच्चों के विवाद में 2 पक्ष हिंसक हो गए थे और हालात को संभालने पहुंची पुलिस पर भी हमला कर दिया था। इस मामले में तुर्की ओपी पुलिस के बयान पर 79 नामजद और 150 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया था। गांव में अब भी तनाव है और पुलिस गश्त कर रही है। 16 लोग पकड़े गए, फिर आगे 16 लोग पकड़े गए। सबके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। मेडिकल करा के जी हाँ, कोरोना जांच करा लिए सदर अस्पताल में, उसके बाद न्यायालय। मामला यही आपसी विवाद के लिए, सब तो यही हम लोग को जो जानकारी मिल रही है कि आपसी विवाद के लिए हुआ है मारपीट। जी पुलिस के साथ भी मारपीट? जी हाँ, पुलिस के साथ भी कुछ झड़प हुआ था। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। नवादा से बड़ी खबर आ रही है। नवादा के एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। पटना के निजी अस्पताल में मौत हुई है।
परिजन शराब पीने से मौत की वजह बता रहे हैं और एक शख्स की आंख की रोशनी जाने की भी खबर आ रही है। सदर अस्पताल में 5 लोग अब भी भर्ती हैं। तो एक के बाद एक नवादा से शराब पीने से मौत होने की खबर आ रही है। आपको बता दें, परिजन का आरोप है कि इन लोगों ने होली के दिन शराब पी थी और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से एक और की मौत हो चुकी है। एक शख्स के आंख की रोशनी भी चली गई है। परिजनों का आरोप है कि शराब पीने से ही मौत हुई है, जबकि प्रशासन अब भी जांच की बात कह रहा है। तो नवादा के एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। पटना के निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि शराब पीने के बाद से कई लोगों की तबीयत बिगड़ने की खबर नवादा से आई थी, जिनमें से कई लोगों की मौत भी हुई थी। एक शख्स को पटना रेफर किया गया था, जहां निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था और अब उसके मौत की खबर आ रही है। और उत्पाद विभाग की टीम ने नवादा के रजौली में वाहन चेकिंग के दौरान गिट्टी लदी मिनी ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। पुलिस ने शराब के साथ एक कारोबारी को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कारोबारी मोहम्मद इरफान समस्तीपुर के धर्मपुर का रहने वाला है। शराब का खेप कोडरमा से लोड किया गया था और इसको कारोबारी समस्तीपुर लेकर जा रहा था और इस दौरान ही नवादा में यह कार्रवाई हुई है। जाना कहाँ था? समस्तीपुर। किसका माल था? अजीत कुमार राय। कहाँ करने वाला है? गाड़ी मालिक है। गाड़ी मालिक कहाँ करने वाला है? गाड़ी मालिक मुजफ्फर। और एक गाड़ी की जांच की जा रही थी। गिट्टी गाड़ी में भी रॉड से मारने पे उस पर ढप सकते हम क्या एक अलग तरह का आवाज़ आया, जिस पर गिट्टी हटा के देखा गया तो शराब बरामद किया गया। टोटल 197 पेटी शराब उसमें से बरामद किया गया, जिसका कुल करीब 15 से 20 लाख के बीच में मूल्य है। गिरफ्तारी और ड्राइवर एक था, गाड़ी में एक मात्र ड्राइवर ही था जिसे गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम मोहम्मद इरफान है। ये धर्मपुर थाना समस्तीपुर टाउन का रहने वाला है। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। बेटिया से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जीएमसीएच में मरीज की मौत पर हंगामा हुआ है। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। डॉक्टर के नहीं रहने से मौत होने की आरोप परिजनों ने लगाए हैं। चनपटिया पीएचसी से रेफर होकर आई थी महिला और उसके बाद डॉक्टर वहां मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। परिजनों का यह आरोप है और उसके बाद जमकर हंगामा किया गया है। प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। प्रफुल्ल, पूरा मामला क्या कुछ है? जी अली, मैं आपको बता दूं कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आए दिन हंगामा होता रहता है। जब मरीज की मौत हो जा रही है, चिकित्सकों की लापरवाही पर का आरोप लग रहा है चिकित्सकों पे, उसके बावजूद यहाँ की व्यवस्था जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। मैं आपको बता दूं कि चनपटिया से एक वृद्ध महिला रेफर होकर आई थी और सुबह 7 बजे उसके परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन 9 बजे तक 9:15 तक कोई डॉक्टर ने एंटरटेन नहीं किया, मरीज को नहीं देखा, जिसके कारण महिला की मौत हो गई। उसके बाद परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा। परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ भी की है और हंगामा भी कर रहे हैं और चिकित्सकों पे ये आरोप लगा रहे हैं कि चिकित्सक इस अस्पताल में नहीं रहते हैं, जिसके कारण मरीज की मौत हो गई है। और अस्पताल कर्मी भी जो हैं वो लापरवाह बने हुए हैं, जिसके कारण आए दिन इस अस्पताल में हंगामा होता रहता है। 2-3 और मरीज हैं जो गंभीर हाल में है, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, वो बाहर भी गए यहाँ से अस्पताल से निकल। जब यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, पुलिस मौके पे पहुंची और कोई कर्मी वहाँ पे नदारद हैं, सब अस्पताल के जो चिकित्सक हैं वो भी नदारद हैं। इसको लेकर कुछ मरीज निजी नर्सिंग होम में गए, वहाँ से भी उन्हें रेफर किया गया कि ऑक्सीजन सिलेंडर, वो भी इंतजार में है कि कब डॉक्टर आएंगे और उनका इलाज शुरू हो जाएगा। इस बीच लोगों को समझाने का प्रयास। सवाल यह है कि आखिर इस तरह के हालात क्यों हैं? क्या अस्पताल प्रबंधन को इसकी जानकारी नहीं होती कि इस तरह से डॉक्टर नदारद रहते हैं, स्वास्थ्य कर्मी नदारद रहते हैं, तो फिर ये अस्पताल खुला ही क्यों है? जी बिल्कुल, ये वाजिब सवाल है कि अस्पताल खुला ही क्यों है, क्योंकि ये एक दिन का ये मामला नहीं है। इससे पहले पिछले ही सप्ताह करीब 4 से 5 लोगों की मौत हो गई और उसमें भी हंगामा होगा। लोगों का ये आरोप लगा कि चिकित्सक यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि हर एक विभाग में शिशु रोग हो या हर एक विभाग में HOD के अलावा 10-10, 15-15 डॉक्टर की तैनाती यहाँ पे की है। लेकिन जब मरीज वहाँ पे पहुंचते हैं तो डॉक्टर अपने ड्यूटी पे तैनात नहीं रहते हैं, सिर्फ कागजी खाना पूर्ति की जा रही है और उसके बाद चिकित्सक जो है वो यहाँ की जो व्यवस्था है वो मनमाने ढंग से चल रही है। कोई मॉनिटर करने वाला नहीं है कि चिकित्सक कब यहाँ पहुंच रहे हैं, कब अस्पताल में आते हैं, कब ड्यूटी करते हैं।
ऐसा कोई नजारा कोई यहाँ पे इसको मॉनिटर करने वाला प्रफुल्ल, है। यानी कि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। डॉक्टर नदारद हैं, स्वास्थ्य कर्मी नदारद हैं, कागजी तौर पर यहां पर हर तरह के डॉक्टर्स होने चाहिए और हर तरह के डॉक्टर की मौजूदगी बताई गई है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और मधुबनी में जयनगर अनुमंडल के जयनगर थाना क्षेत्र में एक घर में आग लग जाने से 5 साल की बच्ची और उसकी मां की मौत हो गई, जबकि 10 साल का बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया। फिलहाल उसे डीएमसीएच रेफर किया गया है। घटना ब्राह्मण टोला के वार्ड नंबर 12 की है। मिली जानकारी के मुताबिक ब्राह्मण टोला निवासी मुकेश झा के घर में सुबह करीब 4 बजे आग लग गई और आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस घर में आग लगी उसी घर में मुकेश झा की पत्नी सोनी देवी और पुत्री माही कुमारी के साथ पुत्र मयंक कुमार सो रहे थे। आग लगने से सोनी देवी और उसकी पुत्री माही कुमारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि पुत्र मयंक कुमार गंभीर रूप से झुलस गया। घर में आग लगने से एक गैस सिलेंडर भी फट गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ये लोग सुबह में घर में सब सोए हुए था, घर में आग लग गया। अब आग कैसे लगा ये तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब हम लोग जानकारी हुआ तो यहाँ पर आए तो देखे घर में पूरा आग लगा हुआ था। बच्चा को किसी तरह बचाया गया, जो हॉस्पिटल के लिए भेजा गया, लेकिन ये 2 माँ बेटी उसी में खत्म हो गया। अग्नि आज से पटना जू में टहलना अब महंगा हो गया है। मॉर्निंग इवनिंग वॉक करने वालों को 300 रुपये अधिक देना पड़ेगा। 3 महीने के लिए पहले 700 रुपये लगते थे, उसकी जगह अब 1000 देने होंगे। 6 महीने के लिए 1200 की जगह 1500, जबकि 1 साल के लिए 2000 की जगह 2300 रुपये लगेंगे। सीनियर सिटीजन को 50% की छूट है, पर साथ ही 150 रुपये की बढ़ोतरी भी की गई है। चिड़ियाघर में पहले 3D शो मुफ्त में दिखाया जाता था, उसके लिए अब 20 रुपये देने पड़ेंगे। बढ़े हुए दर पर टहलने वाले लोगों में नाराजगी है। चिड़ियाघर से देखिए हमारे संवाददाता रविएस नारायण की रिपोर्ट। जू में मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करने के लिए आज से जो शुल्क है वो महंगा कर दिया गया है और दर में परिवर्तन हुआ है। आपको बता दूं कि यहाँ पे अब आज से अगर टहलने के लिए आते हैं 1 अप्रैल से, तो यहाँ पे अगर सालाना पैक आपका है या 3 महीने के लिए जो पहले 700 रुपये देने पड़ते थे, उसमें 300 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिसका रेट जो है अब 1000 रुपये कर दिया गया है। वहीं अगर अब 6 महीने के लिए अगर जहाँ पे आप 1200 रुपये देते थे, वहाँ पे अब आपको 1500 रुपये देने पड़ेंगे, जबकि अगर 1 साल के लिए आप जहाँ पे 2000 रुपये लगते थे, वो अब 2300 रुपये यहाँ पे लगेंगे। जो सीनियर सिटीजन हैं वहाँ पे 50% की तो छूट दी गई है, लेकिन इसी ढंग से 150 रुपये ज़्यादा सीनियर को भी देने पड़ेंगे, सीनियर सिटीजनशिप को भी। तो आज से 1 अप्रैल से यहाँ पे पूरा जो घूमने का, मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करने का जो पैक है, उसमें पूरा परिवर्तन कर दिया गया। जो 3D शो यहाँ पे पहले देखते थे और 3D शो जो पहले मुफ्त में दिया जाता था, अब उसके लिए 20 रुपये लगेंगे। लेकिन जो लोग हैं वो कैसे देखते हैं इस मॉर्निंग वॉक करने? आप मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकल रहे थे जी? ऐसे शुल्क जो है वो बढ़ा दी गई है। शुल्क तो बढ़ा दिया गया है और पास में भी काफ़ी प्रोविजंस ये लोग चेंज कर दिए हैं। रिन्यूअल हो रहा है? नहीं, रिन्यूअल नहीं हो रहा है। और पहले इसमें स्लैब क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली था, और अभी ये कोरोना के काल में ये लोग केवल ईयरली का पैक रिन्यू कर रहे हैं। जरूरी तो नहीं है कि अगर मानते हैं कि अभी हमें ये किया, कभी कोविड हो गया तो उसके बाद कैसे जांच करेंगे लोग ये? हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग को तो डॉक्टर के अनुसार सुबह में मॉर्निंग वॉक करना है। जो यहाँ के डायरेक्टर साहब हैं उनको चाहिए था कि मतलब अब हम लोग का कार्ड बना हुआ था, कोरोना काल में इधर उधर खो गया, क्या करेंगे? सबके लिए नियम एक हों और कोविड से सुरक्षा मिलती रहे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रविएस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। केंद्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत का ऐलान किया है। सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती का फैसला वापस ले लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके पुराने आदेश को वापस लेने का ऐलान किया है और कहा कि सभी छोटी बचत योजनाओं पर पिछली तिमाही की तरह ब्याज दर मिलेगी, यानी पीपीएफ,
एनएससी, सुकन्या समृद्धि और एफडी पर पहले की तरह ही ब्याज दरें लागू रहेंगी। तो निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर कहा है कि केंद्र सरकार की छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें पिछले तिमाही की तरह ही बरकरार रहेंगी। पिछले आदेश को वापस लिया जाता है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम लोगों को एक बड़ी राहत दी है। नए वित्तीय वर्ष में आज से कई नियम लागू हो गए हैं। आपको बता दें कि आज कई ऐसे नियम हैं जो बदलाव किए गए हैं, जिससे नौकरी पेशा से लेकर आम लोगों पर व्यापक असर पड़ेगा। इन नियमों को जानना जरूरी है, जबकि कुछ नियम जो आज से लागू होने वाले थे उन्हें फिलहाल टाल दिया गया है। आज से आधा सरकार ने, आपको बता दें कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए 3 महीने की और मोहलत दे दी है। अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तारीख अब 30 जून हो गई है। वहीं बिलों की ऑटो पेमेंट पर भी बदलाव को 6 महीने के लिए टाल दिया गया है। अब 30 सितंबर 2021 तक बिलों के ऑटो पेमेंट या डेबिट पर पुराने नियम ही लागू होंगे। आज से कई बैंकों की पुरानी चेकबुक अमान्य हो गई है। देना बैंक, विजया बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, आंध्रा बैंक, यूनाइटेड बैंक और इलाहाबाद बैंक की पुरानी चेकबुक अमान्य हो गई हैं। इन बैंकों का विलय हो चुका है और ग्राहकों को नई चेकबुक जारी किया जा चुका है। सिंडिकेट बैंक की चेकबुक 30 जून तक मान्य रहेंगी और आज से 75 साल या इससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की छूट मिलेगी। वहीं ईपीएफ में सालाना 2.5 लाख से ज्यादा जमा करने पर मिलने वाले ब्याज दर पर टैक्स लगेगा। 2 लाख रुपए हर महीने से ज्यादा वेतन पाने वाले लोग भी टैक्स के दायरे में आएंगे और आज से हवाई सफर करने वाले यात्रियों को ज्यादा एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस चुकानी होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्टील की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण घरेलू बाजार में भी स्टील की कीमत बढ़ेगी। आज से तीसरे चरण के टीकाकरण की शुरुआत हो रही है, लेकिन टीकाकरण के साथ साथ सुरक्षा भी बेहद जरूरी है, क्योंकि लापरवाही करेंगे तो मुश्किल में फंसेंगे। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जो सबसे कारगर उपाय हैं, उनको लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। साल 2020 जैसे गुजरा वैसे साल 2021 न गुजरे, इसके लिए लगातार लोगों से शासन प्रशासन अपील कर रहा है। कोविड प्रोटोकॉल के पालन करने से सामने आते नए कोरोना केस पर लगाम लगाई जा सकती है। सावधानी से कोरोना के खिलाफ देश जो जंग लड़ रहा है, उसमें अपनी भागीदारी निभाएं और कोरोना को परास्त करें। पटना में सावधानी जरूरी है, क्योंकि यहां कोरोना के एक्टिव केस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। पटना में कोरोना के 5 दिन के आंकड़ों और एक्टिव केस की बात करें तो 31 मार्च को 76 केस मिले, लेकिन एक्टिव केस 641 हैं। 30 मार्च की बात करें तो 19 केस मिले, जबकि 602 एक्टिव केस थे। 29 मार्च को 106 केस मिले, जबकि 643 एक्टिव केस उस वक्त थे। और 28 मार्च को 129 केस मिले थे, जबकि 567 एक्टिव केस थे। 27 मार्च की बात करें तो 80 एक्टिव केस मिले थे, जबकि 468 कुल एक्टिव केस थे। और 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को आज से कोरोना वैक्सीन लगने की शुरुआत हो रही है। पटना के आईजीआईएमएस समेत कई अस्पतालों में कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन का जायजा लिया हमारी संवाददाता रवि एस नारायण ने। आज से 45 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम लोगों को कोरोना का वैक्सीन लगना शुरू हुआ है और सभी लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। अभी हम आईजीएमएस में हैं और यहाँ आपको दिखाते हैं कि अभी से पहले 45 वर्ष से पहले के जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग थे, उन सभी लोगों को कोरोना का वैक्सीन लगना था, लेकिन आज 1 अप्रैल से ये
शुरू हो रहा है कि तमाम वैसे लोग जो 45 साल से उम्र के ज़्यादा के हैं वो कोरोना के वैक्सीन लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए तैयारियाँ पूरी हैं। आपको बता दें कि कोरोना का टीका लेने के लिए जो लोग हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं टीका लेने के लिए। हेलो, बहुत धन्यवाद बिहार सरकार को। बहुत खुशी है कि हम लोग कोरोना का टीका लेने के लिए यहाँ क्यू में लगे हुए हैं और ऐसा सिर्फ हम लोगों को क्यू मेरी आने वाली है, अब मेरी भी बारी आने वाली है। बहुत खुशी हो रही है। बड़े वक्त से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि 45 साल से तमाम उम्र के लोगों को, सब लोगों को वैक्सीन लगे। आज आपकी बारी आई है जी। इस शुरुआत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इससे फ़ायदा भी है, इसलिए हम लोग भी आए हैं यहाँ पर दिलाने के लिए। नंबर लगेगा तो पड़ेगा, लगेगा। और इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का? अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। कोरोना टीका लगेगा जी, खुशी हो रही है? बहुत खुशी। डर लगता था पहले? नहीं, डर पहले था लेकिन अभी नहीं। अभी नहीं। तो यहाँ पे जो डॉक्टर हैं उनसे हम जानेंगे कि कितनी तैयारियाँ हैं और क्या खास है। और हमारे साथ डॉक्टर हैं। आज 45 साल से ऊपर वाले को सबको कोरोना लगना है। हाँ, आज 45। तैयारी तो पूरी है। जो हमारा गाइडलाइन है, जो हमारा प्रोटोकॉल है, सारा जो हम फॉलो कर रहे हैं, चीज़ें सारी वही सेम है। लेकिन वही है कि चौथे चरण में अब हम 45 ईयर्स से ऊपर के लोगों को टीका देंगे। तो तैयारी तो वही जो सबके लिए है। शुरू है सारे लोगों की? हाँ, रजिस्ट्रेशन हो रहा है सबका। और यहाँ पे कैसे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं? रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या पूरा प्रोसेस है? रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया है, जैसे आधार कार्ड लेकर आना है, पैन कार्ड लेकर आना है, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी, या फिर जो जहां आप काम करते हैं गवर्नमेंट के अगर आप स्टाफ हैं तो उनका आइडेंटिटी कार्ड, उसके थ्रू हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर भी साथ में देना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात हम लोग टीका देते हैं। टीका देने के बाद थोड़े वक्त के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए प्रिकॉशन के तौर पर भी यहाँ पर व्यवस्था की गई होगी? हाँ, यहाँ पे पास में ऑब्जर्वेशन रूम है जिसमें हम लोग 30 मिनट तक टीका देने के बाद लोगों को ऑब्जर्व करते हैं और उनको जो भी जानकारी है वो यहाँ पे दे दी जाती है और उसके बाद हमको ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद फिर उन्हें कोई दिक्कत नहीं है तो फिर वो चले जाते हैं। तो आज वैसे लोगों के लिए जो 45 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी का दिन है कि तमाम लोगों का जो टीकाकरण है वो आज से शुरू है और लोग अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और टीका लगना शुरू हुआ है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।